लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम सभी चीज़ें देखेंगे सेल के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने डिस्कवर किया सेल को, वेरिएशन इन साइज, नंबर एंड शेप ऑफ द सेल, कैसे सेल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर डिफरेंस देखेंगे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट कर दें। लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम 1 to 5 अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 1 to 5 आपको नंबर देना है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल सबसे पहले होता है, सेल होते हैं पहले, उसके बाद टिश्यू लेवल होता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल 1 आएगा, टिश्यू लेवल 2, ऑर्गन लेवल 3, सिस्टम 4 और ऑर्गेनिज्म 5। क्लियर है इतना। अब देखते हैं हम कि आगे क्या दिया हुआ है। All living organisms from the smallest microbe to the large whale are made up of cell। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा माइक्रोब ही क्यों ना हो या बड़ी सी वेल क्यों ना हो, सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से। दिस सेल मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स एंड लेटर फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। और ये सेल जो है बार बार मल्टीप्लाई होता है, बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या बन जाता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दस सेल इज नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपसे कहा जाए, पूछा जाए अगर आपसे व्हाट इज सेल, तो आप ये कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। या फिर ये भी बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल, हर एक सेल का एक काम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, एक ऑर्गेनिज्म का। जस्ट लाइक ब्रिक इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ वॉल, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि दीवार का एक एक ईंट क्या होती है, एक सेल। एक ईंट को क्या समझ लें आप, एक सेल होता है। और दीवार को पूरी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत होती है। तो हर ब्लॉक, हर ईंट का एक पीस क्या है, एक सेल है, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी का हर एक पीस क्या है, एक सेल है। When a group of cells joins to perform a specific function, it is called a टिश्यू। और जब एक तरह के सेल एक साथ काम करते हैं, तो एक ही काम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है टिश्यू। मैनी टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और ऐसे बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं और एक ही काम करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑर्गन, सच एज हार्ट, ब्रेन एंड स्टमक, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स के इन्होंने नाम दिए यहाँ पे, हार्ट, ब्रेन और स्टमक। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म अ फंक्शन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब एक ग्रुप है ऑर्गन्स का जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम, सच एज मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है इसमें, ठीक है। ये है आपके ऑर्गन सिस्टम। मैनी सच ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक साथ काम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है इतना, ओके। ये बहुत सिंपल सी सिर्फ एक आपको वार्म अप दिया हुआ था। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने डिस्कवर किया है सेल को। सेल वर डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया है कब, इन द ईयर 1665। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेल इन ईयर 1665। He observed a slice of cork under his crude microscope and saw many box-like structure that resemble a honeycomb-like स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसने क्या हुआ कि इसने एक स्लाइस ऑब्जर्व की, कॉर्क की, कॉर्क मतलब वो जो ढक्कन जैसा लगा हुआ होता है ना, लकड़ी का बनी होती है, उसकी एक पतली सी स्लाइस थी। उसने अपने माइक्रोस्कोप में, क्रूड माइक्रोस्कोप मतलब बेसिक माइक्रोस्कोप में उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि बहुत सारे ब्लॉक हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हैं। और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि शहद शहद हनी बी का जो केज होता है ना, वैसा हनी कॉम्ब लाइक अरेंजमेंट था उसका, ठीक है। तो उसे ही पता चला कि वो जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं वो सारे क्या हैं, सेल। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया साथ में कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे वॉल से सेपरेट है, बीच में उनके एक वॉल लगी। जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, टिश्यू में जो दिया हुआ है ना,
बीच में कैसे बॉक्सेस बने हुए हैं, और हर बॉक्स जो है एक बॉक्स से जुड़ा हुआ है पर अलग भी है, ठीक है। When Hooke saw a box or cell in the cork were actually dead cells, और जो हुक ने जब वो सेल देखे तो वो क्या थे, डेड सेल्स, क्योंकि कॉर्क में क्या होता है, कॉर्क कोई लिविंग थिंग नहीं है, वो तो लकड़ी का एक टुकड़ा था। एंटोविन लेवेनहॉक वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व अ लिविंग सेल, ठीक है। बट एंटोविन लेवेनहॉक जो है वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ने किसे ऑब्जर्व किया था, डेड सेल को, ठीक है। ये ऐसा हनी कॉम्ब अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट था। कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय हुक ऐसा ऑब्जर्व था, और हनी कॉम्ब शेप ऐसा होता है, ठीक है। नाउ सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय 3 बायोलॉजिस्ट। जो सेल थ्योरी है 3 बायोलॉजिस्ट ने फॉर्मुलेट की है, टेंडोर शेचवान, मैथिस शेल्डिन एंड रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की है। दो इट वॉज conceived in 1838, it holds true to this day। और ये 1838 में आई थी थ्योरी, बट अभी के टाइम पे ये बिल्कुल सही है। द postulates आर, कुछ पॉइंट्स हैं उनके, वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिविजन, और जितने भी सेल हैं वो एक पुराने सेल से ही नए सेल बने हैं बाय डिवीजन, सेल डिवीजन से। ऑल सेल्स हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, और सभी सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स थे, ये पॉस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए। और ये पॉस्टुलेट कब आए थे, 1838 में आए थे, जो कि आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब देखते हैं वेरिएशन इन सेल, सेल्स के अंदर क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सेल शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन नंबर, साइज, शेप एंड फंक्शन। उनके किसके बेसिस पर होते हैं वेरिएशन, ये नंबर, साइज, शेप और फंक्शन के बेसिस पर। इवन विद इन एन ऑर्गेनिज्म दे शो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी। और ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हर सेल का अपना अपना एक काम होता है, किसके बेसिस पर वो अपने शेप शो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी। वेरिएशन इन नंबर, अब पहले आता है नंबर का वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये हमें बताइए, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। यही एक सेल, एक ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर सिंगल सेल ही सारी लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया आर सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कुछ एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा की पिक्चर आपको साइड में दी हुई है। ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल जॉइन टू परफॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल जो है वो एक साथ ज्वाइन होते हैं तो पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर वो एक ऑर्गन बनते हैं, और फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, तो हर सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, साथ में हम ह्यूमन बींग्स, हम कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो ऑर्गन में पहले टिश्यू में कन्वर्ट हुए और हमारे पास बहुत तरह के सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएशन इन शेप। शेप के अंदर कैसे चेंजेस है। सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन शो वेरिएशन इन देयर शेप। और जो सेल जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अपने शेप के अंदर भी अलग अलग तरह से शो करते हैं, जैसे कि दे कैन बी स्पेरिकल, स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड विद प्रोजेक्शन, और बायोकॉनकेव डिस्क शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। सब तरह के शेप आपको दिए हुए बने हुए हैं पिक्चर में, आप समझ सकते हैं। स्पेरिकल शेप दिया हुआ है, स्पिंडल शेप दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप है, इलोंगेटेड विद प्रोजेक्शन भी दिया हुआ, नर्व सेल्स ऐसे होते हैं, बायोकॉनकेव बाय कॉनकेव डिस्क शेप, रेड ब्लड सेल्स के सेल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये आपको एक्चुअल में पता चल रहा है, एक्चुअल में भी सेल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। Some cells do not have any definite shape. For example, amoeba and white blood cell. कुछ cells होते हैं जिनका कोई definite shape
नहीं होता। जैसे अमीबा और वाइट ब्लड सेल WBC जो सेल्स होते हैं, इनका क्या होता है, कोई अपना एक शेप, कोई स्पेसिफिक शेप इनका नहीं बना है, ठीक है। अमीबा हैज़ स्यूडोपोडिया विच हेल्प इट टू मूव अराउंड, कैप्चर फूड एंड इनगल्फ इट। अमीबा हमने पढ़ाई है ये 7th क्लास में पूरा देखा था ये, ठीक है। अमीबा क्या होता है, सीडोपोडिया होते हैं, मतलब फॉल्स लेग होते हैं जो क्या करते हैं, मूव अराउंड करते हैं, वो फूड को कैप्चर करते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। WBC शोज अमीबॉइड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। और यही WBC जो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी अमीबॉटिक मूवमेंट शो करते हैं, मतलब जैसा अमीबा मूवमेंट शो करता है वैसा ही ये भी मूवमेंट शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो दुबई वगैरह से आया वो नहीं, जो बाहर से सब्सटेंसेस आए जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये था आपका वेरिएशन इन शेप। अब आता है वेरिएशन इन साइज। साइज के अंदर कैसे वेरिएशंस हैं। Most of the cells are microscopic and cannot be seen with naked eyes. बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वो आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। सेल साइज वेरीज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर। सेल साइज जो है वो माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटी होती है, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, टू फ्यू सेंटीमीटर्स, जो कि और कुछ सेंटीमीटर्स तक भी पहुंच जाता है। बैक्टीरिया आर स्मॉल सेल्स मेजरिंग अबाउट 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। सोचो इतना छोटा है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, और जो हमारी नर्व सेल है वो सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मेजरिंग अबाउट 170 mm इंटू 130 mm, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से उन्होंने बताया गया है यहाँ पर। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, और इलोंगेटेड होता है ह्यूमन नर्व सेल। द साइज ऑफ अ सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइज जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड, सेल का साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। इट इज ओनली रिलेटेड टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। वो किसके ऊपर बेस, किससे रिलेटेड होता है, वो सिर्फ उससे रिलेटेड होता है किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर नॉट बिगर देन दोज इन अ माउस। जैसे कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो माउस की बॉडी के सेल्स से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। कैन वी सी सेल्स, क्या हम सेल्स को देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन बी सीन यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप सेल्स को देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। द सेल टिश्यूज एंड माइक्रोब्स दैट आर सीन यूजिंग द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड स्पेसिमेन। और ऐसी चीज़ें जो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, सेल टिश्यू या माइक्रोब को देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेसिमेन। द स्पेसिमेन इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड टू व्यू इट अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड दिस स्टेप इज नोन एज माउंटिंग। और स्पेसिमेन में क्या होता है, पहली स्टेप होती है जिसके अंदर ग्लास स्लाइड ली जाती है। ग्लास स्लाइड आपने देखी है स्कूल में, उसके ऊपर उसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उसे व्यू किया जाता है, उसे कहा जाता है माउंटिंग। अ स्पेसिमेन इज यूजुअली स्टेन्ड बिफोर ऑब्जर्विंग इट। और स्पेसिमेन को पहले कलर किया जाता है। स्टेन का मतलब होता है कलर करना, बिफोर ऑब्जर्विंग इट मतलब उसे देखने से पहले। अ स्मॉल कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट टू डिस्पेल द एयर। और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई जाती है ताकि उसके अंदर कोई एयर ना रहे। दिस इज कॉल्ड वेट माउंटिंग। और जब आप उसके ऊपर कवर स्लिप लगा रहे हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसे कहा जाता है वेट माउंटिंग। A stain is a dye which is absorbed by the specimen and gives it a particular color. एक stain होता है जो कि एक डाई होती है, कलर होता है, जो क्या करता है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में उसको कलर दे देता है वो, ताकि आपको साफ वो दिख जाए। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन। इससे क्या होता है, आपको सारे पार्ट्स भी नज़र आ जाते हैं सेल के, स्पेसिमेन के, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें कलरफुल रहता है तो देखने में आसानी होती है। मिथाइल ब्लू, सैफरनिन एंड क्रिस्टल वॉयलेट आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है स्टेन्स के। वैसे हम मिथाइल ब्लू और सैफरनिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। ड्राई माउंटिंग डज नॉट रिक्वायर वाटर। और ड्राई माउंटिंग मतलब उसके अंदर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ड्राई माउंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर वीविंग इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। और ड्राई माउंट जो होता है उसको कहाँ व्यू किया जाता है, मोस्टली इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि डेड है, जो डेड सेल जैसा का रॉबर्ट हॉक ने देखा था ना, उस सेल को यूज़ करने के लिए आप ड्राई माउंटिंग यूज़ कर सकते हैं। अ स्टेप बाय स्टेप
प्रोसीजर ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ स्लाइड इज गिवन बिलो। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू ऑब्जर्व प्लांट सेल। हम जब भी स्कूल में मिलते हैं तो हम जब भी स्कूल मिलेंगे तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, प्लांट सेल हम ज़रूर देखेंगे। और इनएनिमेटेड मतलब होता है डेड या नॉट अलाइव, ठीक है। क्लियर इतना? अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।